सभी साथियों को। और अब यहाँ से हम चौहान वंश में आगे बढ़ रहे हैं। चौहान वंश में हमने शुरुआत की थी वासुदेव से, चौहान वंश का संस्थापक बताया था। फिर उसके बाद अजय राज, फिर अर्णोराज, फिर विग्रहराज, और फिर उसके बाद सोमेश्वर, और तब जाकर के पृथ्वीराज। ठीक है। चौहान वंश में हमने सबसे पहले तो यह देखा था कि ये जो सांभर झील थी उसके चारों ओर रहते थे, इसलिए इनको चौहान कहा जाता था। दूसरा, इनकी उत्पत्ति भी अग्निकुंड से था। प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, ये चार के चार जो थे राजपूत थे और इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी गई थी। ठीक है। और तीसरी चीज थी, इनकी राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी अहि छत्रपुर इनकी राजधानी थी। राजधानी हमने देखा अहि छत्रपुर, उसको आप लोग याद रखेंगे। और इनकी कुल देवी भी हमने बताया था शाकंभरी देवी, इनकी कुल देवी थी। कुल देवी को शाकंभरी देवी कहा जाता है। अब इसमें सबसे पहले चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव देखा था, यह संस्थापक था। फिर बात आई अजय राज की। तो इसने, अजय राज ने एक तो अजय मेरु दुर्ग बसाया था और दूसरा 1113 में अजमेर शहर की स्थापना की थी। तो ये दो पॉइंट इनके बारे में इंपोर्टेंट थे, उन पर आप लोग ध्यान देंगे। अजय राज के बाद अर्णोराज हमने देखा था। एक तो इन्होंने अन्ना सागर झील बनाई थी और दूसरा वहां पर शाही बाग भी बनाया था। ठीक है। और शाही बाग में अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि भी खोजी थी। क्लियर। अब उसके बाद आया था विग्रहराज। तीसरा, वासुदेव, अजय राज, अर्णोराज, और फिर आया विग्रहराज। विग्रहराज के समय के एक दो पॉइंट इंपोर्टेंट है। इनके समय को चौहान वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है। और दूसरी चीज हमने कहा, इन्हें बीसल देव भी कहा जाता है। और इनकी उपाधि जो थी कवि बांधव की इनको उपाधि मिली हुई थी, कवि बांधव इन्हें कहा जाता था। अब इनकी कुछ रचनाएं थी। इन्होंने एक हरिकेली नाटक लिखा था। हरिकेली नाटक इंपोर्टेंट नाटक था, इसकी इन्होंने रचना की थी। और इसके अलावा अजमेर में इन्होंने एक संस्कृत विद्यालय बनाया था, जिसे बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा करके वहां पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। क्लियर। अब इनके दरबार में एक दो नाम थे। एक नरपति नाल है, इन्होंने बिसल देव रासो की रचना की थी, और सोमदेव ने ललित विग्रह राज की भी रचना की थी। तो यहां तक की चीजें हमारी क्लियर हो चुकी थी। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सोमेश्वर के बारे में। अगली हेडिंग लिखेंगे आप लोग सोमेश्वर। सोमेश्वर के बारे में कुछ भी नहीं है, एक दो पॉइंट यहां पर समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, इनका विवाह कहां हुआ था उसके बारे में समझ जाए। इनकी पत्नी का नाम, इनका विवाह दिल्ली के शासक, विवाह दिल्ली के शासक अनंगपाल की पुत्री कर्पूरी देवी, इस नाम को याद रखना। इनका विवाह दिल्ली के शासक अनंगपाल की पुत्री कर्पूरी देवी से हुआ था। ठीक है। अब इनके पुत्र का नाम, इनके पुत्र पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान थे। तो इतना इसमें याद रखना। अब एक चीज इनके बारे में कहा जाता है कि जो सोमेश्वर थे, सोमेश्वर की हत्या, गुड इवनिंग बिना गुड इवनिंग। सोमेश्वर की जो हत्या थी, सोमेश्वर की हत्या भीमसेकंड ने कर दी थी। इनकी हत्या किसने की? तो भीमसेकंड ने कर दी थी। भीमसेकंड ने कर दी। ठीक है, ने कर दी थी। तो इतनी चीजें इनके बारे में, सोमेश्वर के बारे में आप याद रखेंगे। और यहां से शुरुआत हो जाती है पृथ्वीराज चौहान की। तो नेक्स्ट हेडिंग यहां से लिखेंगे पृथ्वीराज चौहान। जल्दी से इसे कंप्लीट करो और हम बात कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान की। ठीक है। और ये जो अनंगपाल थे तोमर वंश के थे, ध्यान रखेंगे, तोमर वंश के शासक। और तोमर वंश के शासकों ने ही दिल्ली की स्थापना की थी। दिल्ली को किसने बसाया? तो तोमर शासकों ने ही दिल्ली को बसाया था। दिल्ली को बसाने वाले यही थे, तोमर वंश के शासक। ठीक है। तो ये दो तीन पॉइंट हैं, इनको जल्दी से लिख लीजिए। सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के शासक तोमर वंश के शासक अनंगपाल की पुत्री कर्पूरी देवी से हुआ, और पुत्र पृथ्वीराज चौहान, इनकी हत्या भीमसेकंड ने कर दी थी। ठीक है। अब आप लोग इंपोर्टेंट हेडिंग लिखेंगे पृथ्वीराज चौहान, जिनके बारे में हमें यहां पर पढ़ना है।
लिखा सबने? इतना लिख लिया। सोमेश्वर के बारे में ये 2 पॉइंट हैं, ये सबने लिख लिए होंगे। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान के। लिखा क्या सबने? अब हेडिंग लिखेंगे पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, चौहान वंश के अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान की हम यहां पर बात कर रहे हैं। और हेडिंग लिखेंगे आप लोग पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, इनका जो समय था 1177 से 92 तक ये शासक रहे। ये इनका समय है, पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल का समय। अब देखो, इनके सबसे पहले पृथ्वीराज के माता और पिता, पिता कौन थे? सोमेश्वर। सोमेश्वर। और माता का नाम क्या था? माता थी कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी इनकी माता का नाम था। ठीक है, इनकी उपाधियां, इनको राय पिथौरा उपाधि, देखो क्या कहते हैं इन्हें? राय पिथौरा कहते हैं। राय पिथौरा, या फिर दल पंगुल भी कहा जाता है, दल पंगुल, ये इनकी उपाधि है। क्लियर? इतना तो ये हमारा क्लियर हो गया। इनके एक घोड़े का नाम आता है, घोड़े का नाम, घोड़े का नाम था नाट्यरंभा। ये भी पूछा जाता है, नाट्यरंभा, इसको भी याद रखना। और 11 वर्ष की अवस्था में, वर्ष की अवस्था में, 11 वर्ष की अवस्था में शासक बने। ठीक है, पृथ्वीराज कितने वर्ष की अवस्था में शासक बने थे? तो 11 वर्ष की अवस्था में। और माता का नाम क्या था? माता कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी संरक्षिका बनी, संरक्षिका बनी। तो इनकी माता कर्पूरी देवी जो है, इनकी संरक्षिका बनी। इतने पॉइंट सबको समझ आ गए होंगे। अब देखिए भारत की स्थिति, देखिए कैसी स्थिति थी उस समय पर, इसको थोड़ा सा समझना। ये पृथ्वीराज यहाँ पर राजस्थान के क्षेत्र में इधर शासन करते थे। पृथ्वीराज चौहान यहाँ शासक थे, पृथ्वीराज। ठीक है, ये इनका शासन क्षेत्र था। उस समय गुजरात में यहाँ पर भीम सेकंड शासक हुआ करते थे। भीम सेकंड यहाँ के शासक थे। कहां के? गुजरात के। गुजरात के शासक थे भीम सेकंड। अब देखिए कन्नौज की तरफ चलते हैं, तो इनके समय कन्नौज में कौन था? यहां जयचंद गढ़वाल। कन्नौज का शासक कौन था? जयचंद गढ़वाल। जयचंद गढ़वाल यहां का शासक था। क्लियर हो गया? और यहां पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में इधर पर जो शासक था उसका नाम था परमर्ती देव चंदेल। परमर्ती देव चंदेल। परमर्ती देव चंदेल यहाँ का चंदेल वंश का शासक था। चंदेल शासक था। चंदेल वंश का शासक कौन था? तो परमर्ती देव चंदेल। अब ये 3 चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। पृथ्वीराज के समय चंदेल वंश का शासक कौन था? तो परमर्ती देव चंदेल। और गढ़वाल वंश का शासक कौन था? कन्नौज में गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश का शासक था जयचंद गढ़वाल। और यहां गुजरात में थे भीम सेकंड। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर था उस समय पर, यहां के शासकों की स्थिति थी। अब यहां पर शुरुआत होती है सबसे पहले परमर्ती देव चंदेल की तरफ से। सबसे पहले इन्होंने क्या किया? परमर्ती देव चंदेल के साथ इनका एक युद्ध होता है 1182 में, 1182 में 1182 में 1177 में शासक बने। तो सबसे पहले इन्होंने तुमुलका का युद्ध, कहते हैं एक युद्ध होता है तुमुलका का युद्ध। तुमुलका का युद्ध हुआ 1182 में।
ये किसके बीच हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच हुआ? प्लस परमर्ती देव चंदेल के बीच। परमर्ती देव चंदेल के बीच। परमर्ती देव चंदेल के बीच हुआ। ठीक है, इनके बीच हुआ। अब यहां पर एक चीज याद रखना, परमर्ती देव चंदेल के दो सेनापति, एक था आल्हा और उदक। आल्हा और उदक थे। इसको, इन नामों को याद रखेंगे। आल्हा और उदक किसके सेनापति थे? तो ये परमर्ती देव चंदेल के दो सेनापति थे। बहुत प्रतापी सेनापति थे और इनको आज भी वहां की गाथाओं में गाया जाता है। इनका नाम आज भी आता है। जैसे हमारे कुमाऊं की जो उत्तराखंड में जो गाथाएं गाई जाती हैं, उनमें देखते हो पुराने जो वीर लोग हुआ करते थे, उनकी गाथाएं होती हैं। उसी तरीके से परमर्ती देव चंदेल के समय के जो ये आल्हा और उदक थे, उनकी गाथाएं आज भी गाई जाती हैं। ठीक है, इनके बारे में कहा जाता है कि 12 बरस कुकर जीवे, 16 बरस सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, बाकी जीवन धिक्कार कहते हैं। ठीक है, कि मतलब 12 वर्ष कुकर जीवे, जो कुत्ता होता है वो केवल 12 वर्ष जीता है, और 16 वर्ष सियार जो होता है 16 वर्ष जीता है, और वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे, क्षत्रिय जो है केवल 18 वर्ष जीता है, बाकी का जीवन तो सब बेकार है, बाकी जीवन धिक्कार कहा गया है। तो इस तरीके की बातें इनके बारे में कही जाती हैं। तो जगनिक ने इनके बारे में कहा था, इस तरीके की लाइनें कही गई हैं। तो इनकी गाथाएं बहुत फेमस आज भी वहां पर गाई जाती हैं। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने इन दोनों को पराजित कर दिया, इनकी हत्या कर दी, आल्हा और उदक की, और परमर्ती देव चंदेल को पराजित कर दिया। इस तरीके से यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। तो इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पर जीत हो गई। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की जीत होगी तो परमर्ती देव चंदेल की हार होगी और चंदेल वंश यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो ये परमर्ती देव जो था, ये चंदेल वंश का अंतिम शासक था। तो इतनी चीजें हमारी समझ में यहाँ पर आ गई है। अब पृथ्वीराज चौहान के एक दरबारी कवि थे, उनका नाम याद रखेंगे। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? तो इनका नाम था चंदबरदाई। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि लिख दे रहा हूं, इधर पर लिख देता हूं। दरबारी कवि कौन थे? बहुत फेमस नाम है दरबारी कवि। इनका नाम याद रखेंगे और साथ में इनकी रचना भी याद रखेंगे। दरबारी कवि का नाम था चंदबरदाई, और इनकी रचना क्या थी? रचना इनकी पृथ्वीराज रासो। रचना का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की इन्होंने रचना की थी। इसमें पृथ्वीराज के जीवन के बारे में मिलता है। पृथ्वीराज रासो बहुत फेमस रचना है, इसको भी आपने याद रखना है। तो अब हमने पृथ्वीराज के बारे में इधर का मामला तो ये कंप्लीट हो गया, और भीमसेकंड का भी, इसको भी कहते हैं कि पराजित किया, या जो भी रहा, भीमसेकंड का इधर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहां पर एक जयचंद गहड़वाल था, है ना। जयचंद गहड़वाल की एक पुत्री थी, उसका नाम था संयोगिता। पुत्री का क्या नाम था? पुत्री थी संयोगिता। तो अब पृथ्वीराज का यहां दिल्ली में पृथ्वीराज का ननिहाल था। अब ये संयोगिता भी किसी कारण से यहां ननिहाल में, यहां दिल्ली गई थी, और इन दोनों का आपस में बातचीत होने लगी, तो दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। तो इसकी जानकारी इसको जयचंद गहड़वाल को होती है कि भाई बेटी का वहां किसी से प्रेम हो गया। तो इसे यहाँ पर बुला लिया गया। बुलाया तो संयोगिता का स्वयंवर रख दिया गया, स्वयंवर रखा गया कि भाई अब बेटी का विवाह कर देते, बड़ी हो गई है। तो विवाह करने के लिए जयचंद ने यहाँ पर व्यवस्था की कि सभी आसपास के जितने भी राजा थे, सभी को निमंत्रण दिया गया, और इस तरीके से सभी को बुला करके बिठा दिया। और पृथ्वीराज चौहान को इस स्वयंवर में नहीं बुलाया गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की एक यहाँ पर मूर्ति लगा दी गई। पृथ्वीराज चौहान की एक मूर्ति लगाई और कहा कि भाई जो भी राजा आएंगे सब अपने जूते चप्पल जो है इस पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति के पास उतारी जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई।
अब संयोगिता को बुलाया गया, सारे राजा यहाँ पर बैठे थे और संयोगिता को बुलाया कि भाई जो भी तुझे पसंद आ रहा है उस राजा के साथ तू विवाह कर ले। और संयोगिता यहाँ से अंदर से उसको बंद कर रखा था, वहां से बुलाया गया और ये घूमते घूमते सारे राजाओं के पास जाती है और लास्ट में पृथ्वीराज चौहान की जो मूर्ति लगाई थी उस मूर्ति में ये जयमाला डाल देती है। ठीक है, अब मूर्ति में जयमाला डाल देती है, सारे राजा नाराज हो जाते हैं, कहते हैं कि भाई तेरी बेटी का जब इस तरीके का कुछ था तो तुमने हमें क्यों बुलाया, फिर यहाँ पर खाली हमारा टाइम क्यों खराब किया। तो इस तरीके से सारे राजा पृथ्वीराज इससे जयचंद गहड़वाल से नाराज हो गए और इसने जो है मूर्ति में के गले में जयमाला डाल दी। तो जयचंद गहड़वाल ने अपनी बेटी को अंदर ले जाकर के कैद कर दिया, बंद कर दिया कि भाई अब तू बाहर नहीं निकलेगी, यहीं रहेगी, तेरा विवाह में की योजना बनाई थी लेकिन अब वो भी नहीं हो पाएगा, तो अब तू बंद रहो। इस तरीके की चीजें यहाँ पर हुई। ये जानकारी पृथ्वीराज चौहान को दी गई कि भाई ऐसी ऐसी कहानी यहाँ पर हो चुकी है, संयोगिता ने ऐसा ऐसा किया है और उसके पिता ने ऐसा किया। तो पृथ्वीराज ने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर देखते हैं, अपनी एक आध कुछ सेना को लेकर के वहां से रातों रात वहां से यहाँ राजस्थान से जो है इधर कन्नौज की तरफ चल पड़े, अपनी सेना ले जाकर के कुछ सैनिकों को लेकर के कन्नौज की तरफ गए और वहां अचानक धावा बोल दिया जयचंद गहड़वाल के राज्य में और संयोगिता को वहां से निकाल करके संयोगिता को लेकर के यहाँ से फिर से चले गए, कहा दिल्ली, ननिहाल में गए और ननिहाल में जाकर के बढ़िया करके 7 फेरे वगैरह ले लिए उन्होंने। तो जयचंद गहड़वाल कुछ कर नहीं पाया और यहाँ से जो है वापस शादी करके अपने घर में वो ले आए यहाँ से पृथ्वीराज चौहान। अब जयचंद गहड़वाल कुछ नहीं कर सका और उसने फिर क्या किया, जयचंद गहड़वाल ने यहां से जाकर के एक गौर का एक शासक था मोहम्मद गौरी, क्या नाम था इसका, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज के खिलाफ इसने आमंत्रित कर दिया। मोहम्मद गौरी को यहां पर आमंत्रित कर दिया गया पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ। अब यहां से मोहम्मद गौरी आता है और मोहम्मद गौरी के साथ एक युद्ध होता है, इसे कहते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। अब शुरू होता है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में। मोहम्मद गौरी यहां पर आता है और कहा जाता है कि जो पृथ्वीराज थे ये संयोगिता के प्रेम में ही रहते थे, उसी के साथ रहते थे हमेशा। और ये इनका जो दरबारी कवि था चंदबरदाई, ये गया और इसने पृथ्वीराज चौहान से कहा कि भाई यहाँ पर मोहम्मद गौरी आ गया है और उसने आक्रमण कर दिया है। तब पृथ्वीराज ने कहा चलो कोई नहीं, पृथ्वीराज सैनिकों को लेकर के गए और युद्ध का ऐलान कर दिया और दोनों के बीच युद्ध होता है तराइन का प्रथम युद्ध। किसके बीच, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच। मोहम्मद गौरी के बीच ये युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान के साथ और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत होगी। पृथ्वीराज चौहान की जीत, चौहान की जीत होगी इस युद्ध में। और ये जो मोहम्मद गौरी था इसको छोड़ दिया गया, ये यहां से भाग गया। ठीक, लेकिन 1 साल के बाद फिर से तराइन का दोबारा से मोहम्मद गौरी आता है अपनी योजना बना करके और फिर होता है तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध होता है तो फिर से स्थिति वही होती है, चंदबरदाई जाता है और पृथ्वीराज चौहान को बुलाता है कि भाई कहां अब तुम ये संयोगिता के प्रेम में लगे हो, यहां तो फिर से मोहम्मद गौरी आ चुका है और फिर से अब युद्ध करना पड़ेगा। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा ठीक है कोई नहीं, फिर से युद्ध करेंगे और पृथ्वीराज चौहान फिर से तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज प्लस मोहम्मद गौरी के बीच में फिर से युद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी, और इस युद्ध में कहते हैं कि धोखे से जो है इस मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को घेर लिया और पृथ्वीराज इस युद्ध में उनको बंदी बना लिया। तो इस युद्ध में पृथ्वीराज की क्या होगी, इस युद्ध में पृथ्वीराज की हार होगी, पृथ्वीराज की हार होगी। अब पृथ्वीराज को बंदी बना दिया कहा जाता है और ये जो है चंदबरदाई जो है यहां से कुछ समय के बाद पृथ्वीराज को ढूंढने के लिए ये भी चले गए और ये गौर उनको लेकर के बंदी बना करके वहां ले गया। और पृथ्वीराज कहते हैं कि उसको आंखें उठा करके देखते थे, देखा तो उसने उनकी आंखें भी निकलवा दी थी, आंखें दोनों की दोनों आंखें निकलवा दी थी, उनको अंधा कर दिया गया था पृथ्वीराज चौहान को।
तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर हुई। और साथ में फिर कहते हैं कि इन्होंने एक बार उसने ये भी चंद्रबरदाई भी वहीं चले गया और चंद्रबरदाई ने उससे मोहम्मद गौरी से कहा कि भाई हमारे राजा जो है ये बिना देखे हुए भी बाण चला सकते हैं, इस तरीके की इनके अंदर क्षमता है। इस तरह ये बात जब उनसे कही तो उसने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा कैसे चला सकता है बाण। शब्द भेदी बाण इसे कहा जाता है, शब्द भेदी का। हाँ, अफगानिस्तान का हुआ हो अब, है ना। तो वहां गौर की तरफ लेके गया और वहां इनने कहा कि भाई शब्द भेदी बाण हमारे राजा चला सकते हैं। तो उसने कहा कैसे चलाते हैं, चलो मैं भी देखता हूँ शब्द भेदी बाण। और सामने कहते हैं कि वो बैठ गया, खुद बैठ गया और कहा कि पृथ्वीराज चला बाण चला। जैसे ही उसने 3 बार इस तरीके से आवाज दी तो उसकी आवाज पहचान करके उनने बाण चलाया और दूसरी तरफ पहले बाण उनने चलाने के लिए कहा था उससे मोहम्मद गौरी ने, और उनने जो है उसकी आवाज सुन करके उसी के ऊपर बाण चला दिया और इसकी हत्या कर दी, कहते हैं मोहम्मद गौरी की। और फिर उसके बाद ये जो चंद्रबरदाई थे, चंद्रबरदाई ने उनको भी चाकू मारा, खुद को भी चाकू मार लिया। तो दोनों इस तरीके से इन दोनों की भी वहीं पर मृत्यु होगी कहते हैं, और मोहम्मद गौरी की भी मृत्यु होगी। अलग अलग कहानियां हैं, अब पता नहीं हुआ क्या। और ये जो पृथ्वीराज रासो है, फिर ये जगनिक ने इसे पूरा किया, ये इसको पूरा नहीं कर पाए थे पृथ्वीराज के जो दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई। ठीक है। पुस्तक दे जलहड़ चले, जलहड़ ने फिर उसको पूरा किया, जलहड़ ने उसको पूरा किया फिर। और जो पृथ्वीराज राजस्व पुस्तक है ये अधूरी रह गई थी, चंद्रबरदाई वहां चले गए थे और फिर जलहड़ ने उसको पूरा किया। ठीक है। तो इस तरीके की इनके बारे में कहानियां हैं। तो इन सारी चीजों को एक एक करके, इन पॉइंटों को सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान के पिता लिख लेना, माता लिख लेना, उपाधि लिख लेना और घोड़े का नाम लिख लेना, और कितने वर्ष में शासक बने, 11 वर्ष की अवस्था में शासक बने, और संरक्षिका कौन बनी, माता। दरबारी कवि का नाम लिख लेना पृथ्वीराज, और इन्होंने रचना की थी पृथ्वीराज रासो की, जिसे पूरा किसने किया, पृथ्वीराज रासो को पूरा किया था, पूरा किया जलहड़ ने। ठीक है। पुस्तक दे जलहड़ चले, पुस्तक जलहड़ को दे करके खुद चले गए थे अपने राजा को बचाने के लिए। तो इस तरीके से इस पृथ्वीराज रासो को पूरा करने का श्रेय जाता है जलहड़ को। और तुमुलका का युद्ध हुआ था 1182 में, ये पृथ्वीराज चौहान और परमर्ती देव चंदेल के बीच हुआ। परमर्ती देव चंदेल के 2 सेनापति आल्हा और उदक थे। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। उसके बाद फिर यहाँ पर जो संयोगिता थी, संयोगिता से इनका विवाह हो गया। आप इसके बाद इस पॉइंट को लिख सकते हो कि पृथ्वीराज ने जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया, का अपहरण कर विवाह किया था। ठीक है। तो उसके बाद जो है जयचंद ने मोहम्मद गौरी को, जयचंद ने गौरी को आमंत्रित किया था। तो इस बात को याद रखना। इसके बाद ये युद्ध होते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होगी और यहीं पर जो है चौहान वंश का फिर अंत हो जाता है। क्लियर हो गया। अब इन पॉइंटों को, हाँ बिल्कुल, उनका पुत्र है ना, पुत्र हुआ उनका वो, पुस्तक दे जलहड़ चले, जलहड़ मतलब उनके पुत्र हुए। चलिए, तो ये चौहान वंश भी हमारा इसके साथ ही कंप्लीट हुआ। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा और ये क्लियर हो चुका होगा।